अरे बच्चे लोग, मैं हूं पर्सन में था और आप मुझे देख रहे हो विटामिन बी पे। बी फॉर बायोलॉजी। यार, इससे पहले के लेक्चर में हम लोगों ने गैमेटोजेनेसिस शुरू करा, जिसमें हम लोगों ने स्पर्मेटोजेनेसिस की पूरी बात कर ली थी। लेकिन आज का जो हमारा लेक्चर है थोड़ा सा और ज्यादा इंपॉर्टेंट है, बिकॉज हम लोग इसमें बात करने वाले स्ट्रक्चर ऑफ ह्यूमन स्पर्म। किसकी बात होने वाली है? स्ट्रक्चर ऑफ स्पर्म। अब हम लोग ह्यूमन फिजियोलॉजी की बात कर रहे हैं, ठीक है, ह्यूमन रिप्रोडक्शन की बात करें तो जाहिर सी बात है कि स्पर्म भी किसका होगा? ह्यूमन का ही होगा, ठीक है। तो सबसे पहले इसकी डिस्कवरी की बात कर लेते हैं कि इसको डिस्कवर किसने किया था। जो स्पर्म है उसको डिस्कवर किसने किया था, तो बता देते हैं। इसको डिस्कवर किसने किसने किया था? हमने और लीवेनहॉक ने, ठीक है। तो हमने नहीं किया था, बस नाम है, ठीक है, हैम, ठीक है। इसका नाम है हैम, साइंटिस्ट का नाम है हैम, और दूसरे का नाम है ल्यूवेनहॉक, ठीक है। तो इन लोगों ने क्या करा था? ह्यूमन स्पर्म को सबसे पहले डिस्कवर करा था। देखो, रीजन बस ये है कि ल्यूवेनहॉक ने सबसे पहले माइक्रोस्कोप बनाया और जो भी चीज मिलती जाती थी बस उसकी स्लाइड लगाते थे और देखते थे, स्लाइड लगाते थे और देखते थे। तो यही वजह है कि स्पर्म को डिस्कवर करने का क्रेडिट भी किसको मिल गया? सबसे पहले ल्यूवेनहॉक को मिल गया, ठीक है। अब अगर हम बात करें इस स्पर्म के साइज की, कि स्पर्म का साइज कितना होता है, खास करके इसका ह्यूमन स्पर्म का, तो ह्यूमन स्पर्म का जो साइज होता है वो 60 माइक्रोमीटर होता है, ठीक है। ये 60 माइक्रोमीटर, ठीक है। लेकिन अगर हम देखें इस स्पर्म को 60 माइक्रोन का है, लेकिन इसको डिवाइड कर देते हैं हम अपने पढ़ने के पर्पस पे 4 पार्ट में। अब वो 4 पार्ट में इसको हमने डिवाइड करा, ठीक है। इट इज डिवाइडेड इनटू 4 पार्ट, ठीक है। अब जरा हम देखें कि भैया 4 पार्ट कौन कौन से होते हैं। तो पहला पार्ट जो होता है वो होता है उसका हेड, उसकी खोपड़ी। दूसरा उसकी गर्दन, मतलब सेकेंड पार्ट इज नेक। थर्ड पार्ट इज मिडिल पीस। और चौथा पार्ट क्या हो जाएगा? चौथा पार्ट उसकी टेल हो जाएगी। क्या हो जाएगा? चौथा पार्ट उसकी टेल। तो पहला हेड, दूसरा नेक, तीसरा मिडिल पीस और चौथा टेल। ऐसे तो नहीं समझ में आया होगा मेरे हिसाब से। तो चलो जल्दी से हम लोग इसका डायग्राम बनाते हैं, क्योंकि डायग्राम में सारी बातें क्लियर होने वाली हैं, ठीक है। तो जल्दी से आपके सामने डायग्राम को प्रकट करते हैं। तो देखते हैं डायग्राम कैसा है। ये रहा भैया एक छोटू, मतलब एक स्पर्म का डायग्राम, ठीक है। तो जरा इस स्पर्म के डायग्राम की लेबलिंग करते हुए चलते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले तो इसकी बात करेंगे हम लोग हेड की, कि हेड रीजन कौन सा है। तो भैया ये रहा इसका हेड रीजन, ये इसका हेड है, ठीक है। तो अगर हम लोग हेड की बात करेंगे तो हेड के पास एक प्रॉक्सिमल कैप होता है। देखो, प्रॉक्सिमल का मतलब ये होता है कि वो हिस्सा, जैसे कि अगर ये जॉइंट है, अगर ये पीछे का हिस्सा है, तो ये हिस्सा जो आगे का होगा, जो हमसे दूर है, इसको बोलते हैं क्या? प्रॉक्सिमल। क्या बोलते हैं? प्रॉक्सिमल। तो सेम स्पर्म भी ऐसे। तो प्रॉक्सिमल के पास क्या है? इस तरह से एक कैप लगी हुई है। ये प्रॉक्सिमल एंड है, तो प्रॉक्सिमल एंड के पास क्या है? आगे की तरफ कैप है। तो वैसे ही हेड है, तो हेड की तरफ भी क्या है? ये प्रॉक्सिमल कैप लाइक स्ट्रक्चर है, जिसको नाम क्या दे दिया गया है? जिसको नाम दिया गया है एक्रोसोम। क्या नाम दिया गया है? एक्रोसोम। अभी एक्रोसोम के बारे में बताते हैं, ठीक है। और एक्रोसोम के साथ साथ एक्रोसोम के जस्ट पीछे हेड की ही बात हो रही है, कि हेड के आगे कैप लाइक स्ट्रक्चर एक्रोसोम है, और उसके पीछे ये न्यूक्लियस है। ये क्या है? उसका न्यूक्लियस है। ये क्या है? उसका न्यूक्लियस। तो अगर ये स्पर्म है, मतलब एक गैमीट है, तो इसकी पोलाइडी कितनी होगी? इसकी पोलाइडी एन होगी। कितनी होगी? एन। इसके पास सिर्फ और सिर्फ 23 क्रोमोसोम्स होंगे, क्योंकि गैमेटोजेनेसिस जब भी होती है तो मियोसिस परफॉर्म होता है, मियोसिस सेल डिवीजन हुआ होगा। तो पोलाइडी कितनी हो जाएगी न्यूक्लियस की? एन हो जाएगी। तो इतना तो समझ में आ गया कि हेड के पास क्या मौजूद है? एक्रोसोम मौजूद है, और साथ साथ में न्यूक्लियस मौजूद है, ठीक है। अब देखो एक्रोसोम की बात क्या है, कि एक्रोसोम जो होता है वो लिटिक एंजाइम से फिल्ड होता है। ये जो एक्रोसोम है, ठीक है, ये लिटिक एंजाइम से फिल्ड होता है। लिटिक का मतलब होता है तोड़ने वाले। ऐसे एंजाइम जो भी, जिनका भी आगे काम बताएंगे, तो याद रखिएगा कि लिटिक एंजाइम क्या करते हैं, ठीक है। और ये जो लिटिक एंजाइम होते हैं, इनको बनाता कौन है? ठीक है, लिटिक एंजाइम जो है प्रोड्यूस्ड बाय, तो कौन बना सकता है? लाइसोसोम या गोल्जी बॉडीज होंगी, ठीक है। तो लाइसोसोम्स, ठीक है, या कह देंगे भैया गोल्जी बॉडीज, ठीक है। तो इन लिटिक एंजाइम को कौन बनाता है? लाइसोसोम या गोल्जी बॉडी बनाती है, ठीक है। अब आ जाते हैं हेड जो है, हेड के पीछे कौन सा हिस्सा होगा?
हेड के पीछे नेक रीजन हो जाएगा। तो भैया ये रहा नेक, क्या रहा ये है नेक, ये पहला पार्ट था, ये इसका दूसरा पार्ट है। बहुत ही आसानी से समझा रहा हूं, ठीक है। तो नेक की अगर बात करें कि नेक के पास क्या होता है, तो नेक के पास दो सेंट्रियोल्स होते हैं। क्या होता है? सेंट्रियोल। सेल डिवीजन में पार्टिसिपेट करवाते हैं, ठीक है। तो सेंट्रियोल ये दो हैं, ठीक है। एक सेंट्रियोल ये रहा और एक सेंट्रियोल ये रहा, दो सेंट्रियोल है, ठीक है। तो पहला सेंट्रियोल जो होगा आगे की तरफ वो कहलाएगा क्या? प्रॉक्सिमल सेंट्रियोल। क्या कहलाएगा? प्रॉक्सिमल सेंट्रियोल, ठीक है। और प्रॉक्सिमल के पीछे जो होगा वो कहलाता है क्या? ये कहलाता है डिस्टल सेंट्रियोल। देख लो, अभी अगर हम इस पेन के हिसाब से एग्जांपल दें तो वो हिस्सा जो मेरे पास है, ठीक है, इसको बोलेंगे क्या? प्रॉक्सिमल। सॉरी, इसको बोलेंगे क्या? प्रॉक्सिमल। और पीछे का हिस्सा क्या कहलाएगा? डिस्टल। तो उसी हिसाब से एक जो सेंट्रियोल है वो आगे की तरफ है, एक सेंट्रियोल पीछे की तरफ है। तो जो प्रॉक्सिमल एंड की तरफ होगा सेंट्रियोल उसको बोलेंगे क्या? प्रॉक्सिमल सेंट्रियोल। और वो सेंट्रियोल जो डिस्टल एंड की तरफ होगा उसको बोलेंगे क्या? डिस्टल सेंट्रियोल। तो ये दो सेंट्रियोल हैं जो एक दूसरे के 90 डिग्री पे होंगे, ठीक है। देखो, एक दूसरे के 90 डिग्री पे, मतलब अगर एक सेंट्रियोल ये है तो दूसरा सेंट्रियोल ये है, तो देखो जरा दोनों के बीच में कौन सा एंगल बन रहा होगा? दोनों के बीच में 90 डिग्री का एंगल बन रहा होगा, ठीक है। तो प्रॉक्सिमल सेंट्रियोल और डिस्टल सेंट्रियोल क्या होते हैं? एक दूसरे के 90 डिग्री पे लोकेट होते हैं। समझ में आ गई? लेकिन प्रॉक्सिमल सेंट्रियोल की अगर हम बात करें तो जरा देखो कि प्रॉक्सिमल सेंट्रियोल न्यूक्लियस में थोड़ा सा धसा हुआ होता है। ये जो प्रॉक्सिमल सेंट्रियोल देख रहे हो तो ये देख रहे हो क्या? थोड़ा सा हेड में या न्यूक्लियस में हम कहते हैं कि ये धसा रहता है। तो ये बात हो गई किसकी? ये बात हो गई हम लोगों के सेंट्रियोल की, ठीक है। तो हेड की बात हो गई, नेक की बात हो गई, ठीक है। अब अगर देखो कि जो डिस्टल सेंट्रियोल है, ये आप देख रहे हो कौन सा सेंट्रियोल? ये आप डिस्टल सेंट्रियोल देख रहे हो। तो डिस्टल सेंट्रियोल से क्या होता है कि कुछ एक्सियल फिलामेंट्स निकलते हैं। क्या निकलते हैं? तो ये जो आप ब्लैक ब्लैक कलर से ये फिलामेंट जाते हुए देख रहे हो, इनको बोलते हैं क्या? इनको बोलते हैं एक्सियल फिलामेंट। तो जरा देख रहे हो कि ये एक्सियल फिलामेंट्स कहां से अराइज हो रहे हैं? ये एक्सियल फिलामेंट्स जो अराइज हो रहे हैं ये डिस्टल सेंट्रियोल से अराइज हो रहे हैं। और कहां तक जा रहे हैं? ये टेल रीजन तक जा रहे हैं। तो अभी तो हम लोगों ने नेक की बात करी थी, अब बात कर लेते हैं तीसरे पार्ट की, उसको बोलते हैं क्या? मिडिल पीस। क्या बोलते हैं? मिडिल पीस। ये हमारा तीसरा पार्ट है। और रिमेनिंग पार्ट जो बचा है यहां से यहां तक, ये क्या कहलाएगा? ये कहलाएगा टेल, ठीक है। तो ये हमारा चौथा पार्ट हो गया, क्योंकि हम लोगों ने चार की बात करी थी, हेड की बात करी थी, नेक की बात करी थी, मिडिल पीस की बात करी थी और टेल की बात करी थी। तो ये चार बातें हमारे लिए यहाँ पर खचाखच रखी हुई है, ठीक है। कह रहे हैं फ्रॉम डिस्टल सेंट्रियोल अराइजेस एक्सियल फिलामेंट इन मिडिल पीस एंड टेल, ठीक है। डिस्टल सेंट्रियोल से एक्सियल फिलामेंट निकलते हैं जो कि मिडिल पीस में भी होते हैं और साथ साथ में कहां पर होते हैं? टेल में भी होते हैं, ठीक है। अब अगर देखें मिडिल पे जो पीस है, ये मिडिल पीस जो है, इसमें देखो ग्रीन ग्रीन कलर से मैंने यहाँ पर इस तरह से कॉइल्ड स्ट्रक्चर बनाया है, ठीक है। तो ये कॉइल्ड स्ट्रक्चर नहीं है, ये स्पाइरली कॉइल्ड माइटोकॉन्ड्रिया है। क्या है ये जो आप देख रहे हो, ये क्या है? ये स्पाइरली कॉइल्ड माइटोकॉन्ड्रिया है, ठीक है। अब यहां पर कह रहे हो कि माइटोकॉन्ड्रिया का क्या काम है? माइटोकॉन्ड्रिया करती है सेलुलर रेस्पिरेशन, प्रोड्यूस करेगी एटीपी को, जो कि क्या है? डायरेक्ट सोर्स ऑफ एनर्जी है। तो स्पर्म को मूव करने के लिए, स्पर्म को लोकोमोट करने के लिए किसकी जरूरत पड़ेगी? एनर्जी की जरूरत पड़ेगी, जो कौन प्रोड्यूस करेगा? ये स्पाइरली कॉइल्ड माइटोकॉन्ड्रिया। और ये स्पाइरली कॉइल्ड माइटोकॉन्ड्रिया कहां पर मौजूद है? ये भैया सिर्फ और सिर्फ मिडिल पीस में मौजूद रहती हैं। बात समझ में आ गई, ठीक है। अब ये एक्सियल फिलामेंट है, तो आप सभी लोगों ने सीलिया और फ्लैजिला के बारे में पढ़ा होगा कि उसमें जो अरेंजमेंट होता है, ठीक है, ट्यूब्यूल सिब्यूल्स का, वो कैसा होता है, ठीक है। तो ये जो एक्सियल फिलामेंट्स होते हैं, तो एक्सियल फिलामेंट में जो अरेंजमेंट होता है ट्यूब्यूल्स का, वो 9+2 होता है। मतलब 9 जो होते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 बाहर की तरफ होते हैं और 2 जो होते हैं वो किधर होते हैं? वो अंदर की तरफ होते हैं। तो इस तरह से अरेंजमेंट होता है ट्यूब्यूल्स का, ठीक है। माइक्रो ट्यूब्यूल्स जो भी होते हैं उसमें एक्सियल फिलामेंट में कैसा अरेंजमेंट है? 9+2 अरेंजमेंट होता है, ठीक है। अब देखते हैं जो टेल होती है, ठीक है। अभी तक तो आप देख रहे हो कि अगर ये स्पर्म एक सेल है तो सेल के ऊपर जो मेम्ब्रेन होती है उसको क्या कहते हैं? उसको प्लाज्मा लेमा, इसी को प्लाज्मा मेम्ब्रेन कहते नहीं कहते हैं? तो सपोज दैट क्या हाई है वो, तो ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन आप ऊपर की तरफ देख रहे हो, ठीक है।
लेकिन होता यह है कि जो टेल रीजन होता है, टेल रीजन पे ये जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन होती है, ठीक है, तो प्लाज्मा मेम्ब्रेन पूरी तरह से एक्सियल फिलामेंट से अटैच हो जाती है। किससे अटैच हो जाती है? एक्सियल फिलामेंट से। इसीलिए टेल रीजन की जो प्लाज्मा लेमा होती है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन होती है, इसको नाम दे देते हैं क्या? इसको नाम दे देते हैं एक्सियल शीथ। क्या नाम दे देते हैं? एक्सियल शीथ। तो कई नाम आप लोगों ने सीखे ह्यूमन स्पर्म में कि एक्रोसोम होता है, उसमें लिटिक एंजाइम होते हैं, न्यूक्लियस, प्रॉक्सिमल सेंट्रियोल, डिस्टल सेंट्रियोल, स्पाइरली कॉइल्ड माइटोकॉन्ड्रिया, एक्सियल फिलामेंट, और यहाँ पर एक और नाम आ गया क्या? एक्सियल शीथ आ गया। ठीक है, तो स्पर्म एक सेल है, तो सेल में साइटोप्लाज्म भी होता है, इसको साइटोप्लाज्म भी लोग कहते हैं। ठीक है, तो साइटोप्लाज्म है वो निग्लेजिबल अमाउंट में साइटोप्लाज्म होता है। कितना? निग्लेजिबल अमाउंट में। अब निग्लेजिबल अमाउंट में अगर है भी तो कहां कहां होता है? देखो, कुछ साइटोप्लाज्म जो होता है वो सेंट्रियोल्स में होता है। कहां पर होता है? सेंट्रियोल्स के चारों तरफ, मतलब सेंट्रियोल्स के चारों तरफ थोड़ा सा साइटोप्लाज्म है, तो उसको बोल देते हैं सेंट्रियोप्लाज्म। क्या कह देते हैं? सेंट्रियोप्लाज्म। तो सेंट्रियोप्लाज्म कहां मौजूद होता है? प्रेजेंट अराउंड द सेंट्रियोल्स। दूसरा है माइक्रोप्लाज्म। क्या मौजूद है? दो साइटोप्लाज्म हो गए, डिवाइड कर दिया मैंने पोजीशन की बेसिस पे। जो सेंट्रियोल्स के चारों तरफ पाया जा रहा है साइटोप्लाज्म, उसको बोल दिया क्या? सेंट्रियोप्लाज्म। और जो माइटोकॉन्ड्रिया के चारों तरफ पाया जा रहा है उसको क्या बोल दिया मैंने? माइक्रोप्लाज्म। तो अब बात कर लेते हैं, अभी तक तो हम लोगों ने स्पर्म के स्ट्रक्चर की पूरी बात खचाखच कर डाली है ना। बच्चे लोग, आई होप आप लोगों को समझ में आया होगा। अगर समझ में आया तो प्लीज हमें कमेंट करके जरूर बताना कि सर जी समझ में आ गया। ठीक है, वैसे इसके नोट्स भी हम पीडीएफ के फॉर्म में डिस्क्रिप्शन में डाल देते हैं जिन बच्चों को दिक्कत होती है, बिकॉज मैं हिंदी में पढ़ाता हूँ। ठीक है, लेकिन हमारे नोट्स जो रहते हैं वो इंग्लिश में रहते हैं। ठीक है, सो बच्चा लोग थोड़ा सा एडजस्ट कर लिया करो, क्योंकि नोट्स आपके पास अवेलेबल हो जाते हैं। ठीक है, मौका मिलेगा तो जरूर हम इंग्लिश में भी लेक्चर्स को अपलोड करेंगे। हर लेक्चर जो हमारा होगा वो बाय लैंग्वेज होगा। ठीक है, हिंदी और इंग्लिश दोनों में रहा करेगा। इतनी इंग्लिश हमारी स्ट्रांग नहीं है, ठीक है, तो हम हिंदी में बात कर लेते हैं अपनी मातृभाषा में। ठीक है, अपनी लोकल लैंग्वेज में, अपनी मदर टंग में। ठीक है, तो अभी हम लोग बात करने वाले हैं किसके बारे में? कि स्पर्म को बनने में कितना समय लगता है। ठीक है, ये नीट का पूछा गया सवाल है। ठीक है, मैं बता दे रहा हूं कि टाइम टेकन इन द फॉर्मेशन ऑफ स्पर्म कितना होता है। जिसको पता हो जल्दी से कमेंट कर दो मेरे बताने से पहले। टाइम टेकन इन द फॉर्मेशन ऑफ स्पर्म कितना होता है? 60 to 65 डेज। ठीक है, तो प्लीज कोई हैरत मत करना, 60 से 65 दिन का समय लगता है स्पर्मेटोजेनेसिस में। तो भैया जो स्पर्मेटोजेनेसिस होती है वो कितने दिन में कंप्लीट होती है? 60 से 65 दिन में कंप्लीट होती है। ठीक है, अब देखो हुआ ये कि स्पर्मेटोजेनेसिस कहां पर हुई है? ये हुई है सेमिनिफेरस टिब्यूल में। कहां हुई है? सेमिनिफेरस टिब्यूल में। ठीक है, लेकिन जो मेल एसेसरी डक्ट्स होती हैं, क्या? मेल एसेसरी डक्ट्स, तो सेमिनिफेरस टिब्यूल के बाद जो डक्ट पड़ेगी उसको बोलेंगे क्या? रीटी टेस्टिस। रीटी टेस्टिस के बाद क्या पड़ेगी? ये पड़ेगी वासा इफ्रेंशिया। यही तो पड़ेगा, वासा इफ्रेंशिया के बाद क्या पड़ेगा? डक्ट ऑफ एपिडिडाइमिस। इसके बाद क्या पड़ेगी? ये पड़ेगी वास डिफरेंस। पड़ेगा नहीं पड़ेगा? तो भैया स्पर्म जो सेमिनिफेरस टिब्यूल में बने हैं उनको ट्रांसपोर्ट कर दिया जाता है। कहाँ कहाँ? रीटी टेस्टिस के बाद वास डिफरेंशिया, उसके बाद डक्ट ऑफ एपिडिडाइमिस, उसके बाद वासा डिफरेंस। तो ये कहलाती हैं क्या? मेल एसेसरी डक्ट। क्या कहलाती हैं ये? मेल एसेसरी डक्ट कहलाती है भैया। ठीक है, तो मेल एसेसरी डक्ट में पास कर दिया जाता है। ये बात समझ में आ गई? क्यों पास हो जाता है तो बता देते हैं कि ये जो मेल एसेसरी डक्ट होती हैं, अगर ये डक्ट आप बनाओ, मेल एसेसरी डक्ट बनाओ, तो अंदर से ये सीलिएटेड होती हैं। तो सीलिएटेड होने की वजह से ये क्या करती हैं? बीट करती हैं, और बीट करने से क्या करती हैं? स्पर्म को आगे बढ़ाती चली जाती हैं। ठीक है, लेकिन एक बात बता दें कि अगर इंसेमिनेशन नहीं होता होगा तो होता यह है कि स्पर्म वो कहलाएगा क्या? अनयूज्ड स्पर्म। ठीक है, तो अनयूज्ड स्पर्म जो होता है वो इसी वास डिफरेंस में
तोड़ दिया जाता। अगर ये वास्ट डिफरेंस है तो अनयूज स्पर्म क्या करा जाएगा, इसी वास्ट डिफरेंस में तोड़ दिया जाएगा, और उसकी जो वॉल होती है, इनर वॉल क्या कर लेती है, उसको वापस से एब्जॉर्ब कर लेती है और यूज में ले लिया जाता। मतलब उसमें जो भी एसेंशियल कंपोनेंट्स बचे होते हैं उनको यूज में ले लिया जाता। लेकिन जाने से पहले एक और बात जो कि फिर से नीट और एम्स दोनों जगह पूछी गई है कि लार्जेस्ट स्पर्म किसका होता है। तो लार्जेस्ट स्पर्म जो होता है किसी एनिमल का, उस एनिमल का नाम है ड्रोसोफिला बाइफ्यूरिया। क्या नाम है, ड्रोसोफिला बाइफ्यूरिया, ड्रोसोफिला बाइफ्यूरिया। तो याद रखिएगा कि ड्रोसोफिला बाइफ्यूरिया का स्पर्म सबसे बड़ा होता है अमंग्स द एनिमल। ठीक है, कोई ये ना बोलना कि ब्लू व्हेल का होता है, ब्लू व्हेल सबसे बड़ी होती है, सबसे बड़ा स्पर्म उसी का होता है, ऐसा कुछ नहीं है। ब्लू व्हेल सबसे बड़ा मैमल जरूर है, लेकिन सबसे बड़ा स्पर्म किसका होता है एनिमल्स में, वो होता है ड्रोसोफिला बाइफ्यूरिया का, जो कि एक क्या है, आर्थ्रोपोड्स है, इंसेक्ट है। ठीक है, सो बच्चा लोग ये बात हमारी यहाँ पर खत्म हुई जिसमें हम लोगों ने बात करी आज क्या, स्पर्म के स्ट्रक्चर के बारे में। मिलेंगे आपसे अपने नेक्स्ट लेक्चर में, जब तक इसी को रिवाइज करो। टिल देन